प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 एनसीईआरटी आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड के एक नए पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। उप विषय वस्तु है हमारी कृष्णा सोबती, मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। हमारी आरोह पुस्तक है, उसका दूसरा पाठ है कृष्णा सोबती। आज की हमारी लेखिका है। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ नवीन परिवर्तन करने जा रहे हैं। हमने पहला पाठ पढ़ा था नमक का दरोगा, ठीक है, बहुत बड़ा पाठ था। और आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा सोबती। इसमें मैंने कुछ नए परिवर्तन किए हैं। तो आज आप पूरी क्लास अटेंड कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आप किस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे, जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद पाठ का अध्ययन किया या फिर आज जैसे कृष्णा सोबती पढ़ने जा रहे हैं। आज की कक्षा में मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर भी लेकर आई हूँ, संपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर जो आरबीएसई में और सीबीएसई दोनों में पूछे जाते हैं। सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए भी प्रश्न है इसमें और आरबीएसई के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी प्रश्न है। पाठ वही है, प्रश्न भी वही होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अभी तक नहीं आए हमारे विद्यार्थी आ जाए, हम क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। कृष्णा सोबती जैसा आप देख पा रहे हैं, मियां नसीरुद्दीन, संपूर्ण पाठ का हम अध्ययन करेंगे, इसलिए आप पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक देखें, पूरी क्लास को अटेंड करें। हमारे विद्यार्थी कई दिनों से बहुत आराम कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनको आराम करने दिया जाए। तो आपका आराम पूरा हो गया हो तो अब हम पढ़ने पे ध्यान लगाएं, हम पढ़ना प्रारंभ करें, ठीक है। हम हमारी कक्षाएं नियमित करेंगे। तो चलिए, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारी लेखिका है, कवियत्री है। कौन है? कृष्णा सोबती। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवि परिचय, जीवन परिचय का प्रश्न। तो कवियत्री का परिचय देख लेते हैं हम। कृष्णा सोबती का जन्म, कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? हमको यहाँ पर हमारी शाही बदलनी होगी, दिखाई नहीं दे रही है। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? 1925 में पाकिस्तान, गुजरात में, मतलब उस समय ये पाकिस्तान में आता था, वहां पर इनका जन्म हुआ। 1925 की आजादी से पहले की बात है बच्चों। शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया, ठीक है। कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखा। हिंदी साहित्य की विधाएं होती है ना, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, बहुत सारी विधाएं होती है। तो उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों, संस्मरणों ने हिंदी साहित्य संसार में अपनी एक दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये इनके क्या है? उपन्यास के नाम हैं। कौन कौन से? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे में, ये इनके कहानी संग्रह के नाम है। और इनका शब्द चित्र है संस्मरण, हम हशमत, शब्दों के आलोक में। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं मियां नसीरुद्दीन, ये इनका जो संग्रह है हम हशमत से लिया गया है। किससे? हम हशमत से। तो आधुनिक काल की प्रसिद्ध कवियत्री रही है कृष्णा सोबती, जिन्होंने बहुत कम लिखा लेकिन बहुत अच्छा लिखा, बहुत श्रेष्ठ लिखा। इनका मानना है कि कम लिखे लेकिन श्रेष्ठ लिखे, और इसी कारण इनकी जो प्रसिद्धि है हिंदी साहित्य में रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चले हम आगे की ओर। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखो, इन्हीं में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जैसे सेकंड ग्रेड में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे कि मियां नसीरुद्दीन संस्मरण जो है शब्द चित्र कहाँ से लिया गया है? हम हशमत से। कहाँ लिया गया है? हम हशमत से। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, वे मानती है कि कम लिखना, देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या मानती है? कि कम लिखना लेकिन विशिष्ट लिखना। क्या? कम लिखना लेकिन विशिष्ट लिखना। उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हशमत। यानी उन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसे चरित्र लिए हैं, मतलब उनके जो संस्मरण है, उनके शब्द चित्र हैं, उनके रेखा चित्र है, उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर लिए, ऐसे चरित्र, जैसे शाहनी, हशमत, मित्रों, मित्रों मरजानी, कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा हमेशा के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गए। लोग उनके नाम से उनको जानते हैं।
भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, कालजयी यानी काल को भी जीत लेने वाली, उस समय लिखी गई, लेकिन वो काल को भी पराजित करके आज भी उतनी ही लोकप्रियता के साथ पढ़ी जाती है। उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। ध्यान से देखिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर कालजयी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं जिन्होंने लिखी है, राही मासूम रजा का क्या है, आधा गांव, यशपाल का झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, ठीक है, उसके साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा जो संग्रह है, ये एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण क्षेत्र में हम हशमत कृति विशिष्ट स्थान पर है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में, मतलब अपने ही जीवन के एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया है। अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व को उन्होंने हशमत के नाम से साहित्य में उतारा है। इनके भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सभी इनकी रचनाओं में एक साथ मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो ये तो 4 नंबर का हमारा जो प्रश्न होता है जीवन और साहित्यिक परिचय का, ये कंप्लीट हो चुका है। चले हम आगे की ओर। अब देखिए, हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे, पूरा पाठ नहीं पढ़ेंगे। पूरा पाठ पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की तरह बड़ा हो जाता है। यही हमने एक नया परिवर्तन किया है, जिसको आप देखिए, फिर आप मुझे पूरी क्लास के बाद बताइएगा कमेंट्स करके कि आप किस प्रकार से पढ़ना पसंद करेंगे। तो हम पाठ का सारांश पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक देखिए आप प्रश्न को, सीबीएसई हो या आरबीएसई हो। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत, ध्यान से देखिए कहां से लिया गया है, हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र, ये क्या है, शब्द चित्र। चित्र एक तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, बनाते हैं, और एक शब्दों के माध्यम से चित्रांकन, शब्दों के माध्यम से पूरा चित्र बनाना कि मियां नसीरुद्दीन ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं, ये कद है, ये उनकी ऊंचाई है, लंबाई है, ये उनकी ऐसी हेल्थ है, ऐसा रंग है, ये सारी चीजें। ठीक है। और जो नानबाई शब्द है, खानदानी नानबाई का मतलब होता है जो पाक कला में निपुण होता है, खाना बनाने की कला में जो श्रेष्ठ होता है, उसको हम नानबाई कहते हैं। नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। जो लेखिका है वह मियां नसीरुद्दीन के पास जाती है यहाँ पर इस शब्द चित्र के अंतर्गत। तो मियां नसीरुद्दीन की मटिया मोहल्ले में दुकान होती है, जहां पर वो प्रसिद्ध है खानदानी अंदाज से, मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला में। मतलब ऐसा मानते हैं कि जो मियां नसीरुद्दीन है, उनके जो पूर्वज थे, वो राजा महाराजाओं के यहाँ पर खाना पकाने की कला में मशहूर थे। ठीक है। तो खानदानी महारत वो बताते हैं, उनको इस चीज का बड़ा गर्व है कि आज भी उनको इस प्रकार का खाना बनाना, या खाना बनाने की वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानता है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है। ध्यान से देखिए, अपने पैसे को, अपने व्यवसाय को क्या मानते हैं, वो कला मानते हैं, उसे कला की तरह सीखते हैं। ये नहीं कि बिजनेस है तो सिर्फ बिजनेस है, वो अपने पैसे को, अपने व्यवसाय को, अपने रोटी बनाने की कला को, एक रोटी बनाने को क्या मानते हैं, कला मानते हैं कि एक आर्ट है, ये कला है जिसको सीखा जा सकता है, जिसके अंदर समर्पण की, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। जो प्रतिभा है वो कहते हैं कि करके सीखने से आती है। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। मतलब जो खानदानी नानबाई है मियां नसीरुद्दीन, उनकी दुकान कहाँ पर थी, प्रश्न पूछते हैं, मटिया मोहल्ले। ठीक है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि आटे का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, तो उन्होंने सोचा ये क्या है। तो वहां जाके उन्होंने पता किया कि ये सब क्या हो रहा है, आसपास में पूछा, फिर वो उस दुकान पर जाती है। पूछताछ करने पर पता चला कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने की कला के लिए मशहूर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने की कला में पारंगत है, तो 56 प्रकार की, 56। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती के साथ माथे पर कारीगर के तेवर थे। ठीक है। आगे देखिए, लेखिका के प्रश्न पूछने पर की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग्य किया। मतलब लेखिका एक पत्रकार की तरह वहां पर जाती है, और मियां नसीरुद्दीन को पत्रकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। कौन? मियां नसीरुद्दीन। अखबार जो छापते हैं और वो पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि बड़ा चाड़ा कर अनावश्यक बातें लिखते रहते हैं अखबार में, इनके पास कोई काम नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? मियां नसीरुद्दीन मानते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बेपरवाही से, बिना परवाह के जवाब दिया कि उनका खानदानी पेशा है, ये तो उनका खानदानी पेशा है, ये हुनर तो उनके अंदर जन्मजात है। इनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे। इनके जो दिवंगत हो चुके हैं अभी, जो इनके मियां बरकत शाही थे वो खानदानी नानबाई थे। उनके दादा अल्लाह नानबाई मियां कल्लन थे। उनके जो दादा थे वो कौन थे? मियां कल्लन, वो भी नानबाई थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने ये काम अपने पिता से सीखा है। किससे सीखा? पिता से। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा अपने अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, ठीक है, जिस तरह बच्चा अपने अलिफ से यानी पहले अक्षर से शुरू होकर, जैसे हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं, हम क्या ए बनाना, मात्रा बनाना सीखते हैं, तो पहले अक्षर से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ता है, फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात यानी एक के बाद एक कक्षा में पहुंच जाता है। उसी तरह हमने छोटे छोटे काम, पहले बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी में आंच लगाना, इस प्रकार से एक के बाद एक काम करके हमने हुनर, ये कला हमने पाई है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। ध्यान पूर्वक इस पंक्ति को देखिए। तालीम, इसमें प्रश्न आता है, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तो तालीम शब्द दो बार आया। एक तालीम का मतलब होता है तालीम यानी शिक्षा, ठीक है, और दूसरा उसको ग्रहण करना, तालीम यानी शिक्षा की शिक्षा ग्रहण करना, मतलब कोई भी चीज होती है ना, तालीम यानी शिक्षा की तालीम, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। शिक्षा को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए ये भी बड़ी बात है। तो चले आगे की ओर अब हम, तो चलिए देखते हैं। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं, उनको बड़ा प्राउड होता है इस बात का, उनको गर्व होता है कि वे खानदानी नानबाई हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। किससे? आग से ना पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। अब बताइए वो चीज क्या थी? वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, कुएं में भी रोटी पका सकता है। यानी खानदानी नानबाई जो होता है, जो खाना बनाने की कला में निपुण होता है, वह कुएं में भी रोटी पकाने का मतलब होता है कि असंभव सा कार्य करना होता है। कि आपको पता है कि नीचे हम जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे बनाएंगे। यानी जो खानदानी नानबाई होती है वो ये कहना चाहते हैं कि वो किसी भी कार्य को, जो उनका कार्य है, वो उसको कहीं भी किसी भी परिस्थिति के अंदर कर सकता है, वो इतना अभ्यस्त होता है, वो ये बताना चाहते हैं। लेखिका की इस कहावत लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया। कौन सी कहावत? कौन सी? कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर जब लेखिका ने प्रश्न चिन्ह उठाया, क्या प्रश्न चिन्ह लगाया, तो वे भड़क उठे। जो भी प्रश्न चिन्ह लगाया पाठ में, तो वे भड़क उठे। लेखिका ने कहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब लेखिका तो हर एक प्रश्न करेगी, तो लेखिका उनसे पूछती है कि किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। किसका? मियां नसीरुद्दीन का स्वर, उनके तेवर सब बदल गए। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा बादशाह के नाम से चिट्ठी पत्री भेजनी है? क्या बोला? कि आपको कौन सा बादशाह के नाम से चिट्ठी पत्री भेजनी है। ठीक है, ओके। देखिए आगे अब, फिर आगे क्या होता है? आगे लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने के लिए कहा। क्या कहो? कि भट्टी सुलगाओ। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। जितने प्रकार की रोटियां, रुमाली, तुनकी, पापड़, पता नहीं कितने सारे नाम उन्होंने बताए थे। तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। तुनक कर बोले। तुनक कर बोलना ये मुहावरा है, मतलब चिढ़कर बोले वो, क्योंकि उनको अब लेखिका पर क्रोध आ रहा था। तो तुनक कर बोले कि तुनकी पापड़ से महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाना पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है, न अब वे कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। तो वो क्या कहते हैं, वो अपनी यादों में खो जाते हैं। पर ये सही बात है, जो प्राचीन हमारी कलाएं है ना बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होती है, विलुप्त होती जा रही है। आप देखिए, आपको कहीं के शास्त्रीय नृत्य देखिए तो आपको बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन
जो हमारे अंग्रेजी पॉप डांस वगैरह कुछ भी क्या क्या होते हैं वो आप बड़े आनंद के साथ देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो आपको वही चीज है कि प्राचीन जो हमारी कलाएं हैं वो धीरे धीरे, जैसे गौरी को देखिए आप, पहले क्या क्रेज था और आजकल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो हमारी जो कलाएं हैं वो धीरे धीरे उनकी कद्र जो है वो कम होने लगी है। यही अफसोस किसको होता है? मियां नसीरुद्दीन को होता है कि पहले किस प्रकार की रोटियां थी, आज तंदूरी रोटियां चलने लगी है। यानी समय परिवर्तित हो चुका है, बदलाव हो चुका है। तो आज कद्रदान है, जो कला की कद्र करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा मूल पाठ था। अब इसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, देखिए। ये सीबीएसई बोर्ड में क्या होगा, आपको एक काव्यांश जो है गद्यांश दिया हुआ आएगा। जैसे पाठ में से गद्यांश दे दिया, फिर उसमें से प्रश्न पूछते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में तो कोई समस्या ही नहीं होगी, प्रश्न प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। मैं जो यहाँ पर प्रश्न दे रही हूँ, मैंने गद्यांश नहीं दिया, सिर्फ प्रश्न दिए हैं, क्योंकि गद्यांश में से देख के हर कोई लिख सकता है। प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं वो आपको मैंने यहाँ पर दिए हैं और उत्तर भी बताया है। लेकिन आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स देखिए, आपको गद्यांश नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन प्रश्न आएगा कैसे, यही प्रश्न आएगा, नानबाई किसे कहते हैं, यहाँ किस नानबाई का जिक्र हुआ है। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं पाठ के बीच में से। हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके से क्या अभिप्राय है? आपसे प्रश्न भी इसी प्रकार पूछेंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में गद्यांश दिया हुआ आएगा और आरबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? तो देखिए क्या क्या प्रश्न इस पाठ में से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर रखे हैं। हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके से क्या अभिप्राय है? तो सीबीएसई में तो गद्यांश दिया हुआ आएगा। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एज इट इज जैसी लाइन है वैसी की वैसी लिख दें, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको अपनी भाषा में लिखना है। लेकिन जो आरबीएसई बोर्ड है उसमें गद्यांश नहीं दिया हुआ आएगा, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से पूछेंगे, तो आपको पाठ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला में हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा से हलचल बनाए रखते हैं। ये पाठ के अंदर दिया हुआ है। लेखिका दिल्ली में है और वहां पर जब वह दिल्ली के बारे में उसने परिचय दिया है कि यहाँ पर हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके, यानी कला, राजनीति, साहित्य, हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी प्रतिभा के बल पर हलचल बना के रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं कि उनको हर कोई पहचानता है। इसके बाद वो किसकी ओर आती है? मियां नसीरुद्दीन की। यानी मियां नसीरुद्दीन की तरह बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति, साहित्य, कला में अपनी एक पहचान रखते हैं। नानबाई किसे कहते हैं, यहाँ किस नानबाई का जिक्र हुआ है? तो मैंने आपको पाठ परिचय में ही बता दिया था कि नानबाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो कई तरह की रोटियां बनाने और बेचने की कला में पारंगत होता है। यहाँ मियां नसीरुद्दीन नामक खानदानी नानबाई का जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी? ये भी मैंने आपको पाठ परिचय में बताया था। मियां नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटिया मोहल्ले के गढ़ैया मोहल्ले में थी। मटिया महल के पास गढ़ैया मोहल्ले मोहल्ले में थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। पंच पंच हजारी अंदाज का क्या अभिप्राय है? ठीक है, देखिए ये हजारी, आप सबसे पहले देखिए जो पंच हजारी, 6 हजारी, 10 हजारी, ये क्या हुआ था? एक पद पद हुआ करता था। हमने कल जो 12th क्लास थी हमारी, उसमें भूषण पाठ में भी बताया था। तो बच्चों ने मुझसे पूछा था 6 हजारी मनसबदार क्या होता है? तो पंच हजारी, 6 हजारी एक ओहदा होता है, एक पद होता है। जब हमारे देश पर मुगलों का साम्राज्य था तो उनके जो सेनापति होते थे, जो भी विशिष्ट व्यक्ति होते थे, उनको पंच हजारी, 6 हजारी, 10 हजारी ऐसा पद दिया जाता था। एक ओहदे का नाम होता था। यानी पंच हजारी यानी 5 हजार की सेना जिसके अंडर में अधीन रहती थी या घुड़सवार रहते थे। 6 हजारी जिसमें 6 हजार, तो एक पद का नाम हुआ करता था मुगल काल में। तो पंच हजारी अंदाज से अभिप्राय क्या है? मतलब नान भाई अपने आप को क्या समझते हैं? खानदानी नान भाई, एक रईस, मसीहाई अंदाज में वो बात करते हैं। तो पंच हजारी अंदाज बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज। इसका मतलब मैंने अभी यही बताया ना कि सेनापतियों को ये ओहदा मिलता था, एक पद मिलता था। ठीक है, ये उनकी पद और प्रतिष्ठा होती थी। तो पंच हजारी अंदाज से यानी बड़े सेनापतियों जैसा अंदाज, मुगलों के समय में 5 हजार सिपाहियों के अधिकारी को पंच हजारी कहते थे। ये ऊंचा पद होता था। नसीरुद्दीन भी उसी पद की तरह गर्व और अकड़ थे। मैंने क्या कहा, अभी बताया था ना, नसीरुद्दीन में भी खानदानी नानबाई थे, इसलिए वो मसीहाई अंदाज में वही गर्व और वही अकड़ के साथ मसीहाई अंदाज में लेखिका से वार्तालाप करते हैं। मियां लेखिका को घूरकर क्यों देखा? मियां ने लेखिका को घूरकर क्यों देखा? मियां नसीरुद्दीन को शक था कि कहीं लेखिका अखबार वाली तो नहीं है। मैंने कहा था ना कि वो उनको निठल्ला मानते हैं, वे उन्हें खुरापाती मानते हैं जो खोज करते रहते हैं। इस कारण लेखिका ने उन्होंने घूर कर देखा। अखबार वालों के बारे में उनकी क्या राय थी? ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। अखबार वालों के बारे में मियां की राय पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के बारे में राय बना लेना,
किसी के बारे में अपनी एक फिक्स राय बना लेना होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, पूर्व से आग्रह, ठीक है। यानी किसी के बारे में पहले से अपनी मानसिकता बना के रखो तो फिर आपको सच नजर ही नहीं आएगा, जो मानसिकता आपने बना रखी है आप वैसा ही सोचेंगे। और उन्होंने क्या राय बना रखी थी कि अखबार बनाने वालों के साथ साथ अखबार पढ़ने वालों को वे निठल्ला मानते थे, इससे लोगों का कोई फायदा नहीं होता, ऐसा उन्होंने मान रखा था। तो चलते हैं हम आगे की ओर, अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। आपके लिए जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करने, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सीबीएसई के लिए तो सारे बराबर है, सब इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने पीछे एक प्रश्न बताया था, नानबाई किसे कहते हैं, वह प्रश्न आपको करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्रश्न आपको करना है, मियाँ ने लेखिका को घूरकर क्यों देखा। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम अब आगे की ओर। मियाँ ने लेखिका को आंखें तरेर कर क्यों उत्तर दिया, वही जो प्रश्न पीछे पूछा जा चुका है वही फिर से उसको थोड़ा चेंज करके पूछ लिया। मियाँ ने, जब लेखिका ने पूछा मियाँ से कि आपने नानबाई का काम किससे सीखा, तो उन्हें क्रोध आ गया। अभी मैंने पढ़ाया था, जब हम पाठ परिचय पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि लेखिका ने पूछा कि आप किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उन्हें क्रोध आ गया क्योंकि बादशाह का नाम तो उनको ही नहीं पता उनके पिता ने कहाँ काम किया था। उन्होंने प्रश्न ही गलत लगा और वे अपनी आंखें तरेर कर लेखिका को अपनी प्रतिक्रिया जता रहे थे, उनको क्रोध आ रहा था। मियाँ ने किन किन खानदानी व्यवसायों का उदाहरण दिया है और क्यों, ठीक है, किन किन खानदानी व्यवसायों का उदाहरण दिया है। तो पाठ में आप देखना, मियाँ ने कहा है नगीना साज, आईना साज, मीना साज, नगीना लगाने वाले, आईना बनाने वाले, मीना साज मीनाकारी करने वाले, रफूकर, रंगरेज, ये सब जानते हो, तेली तंबोली व्यवसायों का उदाहरण दिया। उन्होंने लेखिका को समझाया कि लोगों के पास नानबाई का ज्ञान नहीं है, खानदानी पेशे को अपने बुजुर्गों से ही सीखा जाता है। यानी कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो अपने बुजुर्गों से सीखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मियाँ ने नानबाई का काम क्यों किया। तो मियाँ ने नानबाई का काम किया क्योंकि उनका खानदानी पेशा था। इसके इनके पिता व दादा मशहूर नानबाई थे, मियाँ ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, चलिए आगे देखते हैं हम। मियाँ नसीरुद्दीन ने किस चीज के लिए कहा कि ये तो हम न बतावेंगे, ठीक है। तो कौन सा, मैंने पाठ परिचय में बताया था ना कि एक बार बादशाह ने उनको कहा कि ऐसी चीज बनाई है जो आग से ना पके और न ही पानी से, ठीक है। तो जब लेखिका ने पूछा कि वो कौन सी चीज है, तो कोई चीज होती तो बताते, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इस बात के लिए वो कह रहे, मियाँ नसीरुद्दीन ने किस चीज के लिए कहा कि ये हम ना बतावेंगे। मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने पुरखों के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने बादशाह के लिए ऐसी चीज बनाई जो आग से और पानी से, जो न आग से पकी न पानी से। लेखिका ने जब चीज का नाम पूछा तो उन्होंने बेरुखाई से नाम बताने से इनकार कर दिया। ये हम पाठ परिचय में पढ़ चुके हैं, बताया था ना मैंने आपको। तो चलिए आगे, अगला जो प्रश्न है हमारा, मियाँ किस सोच में खो गए। मियाँ किस सोच में खो गए। मियाँ से जब अद्भुत चीज के बारे में पूछा गया, अभी यही कौन सी चीज बनाई थी, ऊपर प्रश्न पूछा है क्योंकि गद्यांश वही चल रहा है, तो वे सोच में पड़ गए। वास्तव में मियाँ को ऐसी चीज के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करने के लिए, कभी कभी डिंगे हाँकते हैं ना, बच्चे भी बड़े ही डिंगे हाँकते हैं, हमारे ये हमारे वो, बहुत सारे लोग हाँकते हैं, बच्चे ही नहीं, है ना। तो ऐसी डिंग हाँक दी उन्होंने जिसका उनके पास खुद के पास जवाब नहीं था। मियाँ किस बात का दावा करते थे, किस बात का, कि खानदानी नानबाई कुछ भी कर सकता है, रोटी आंच से पकती है झूठ से नहीं, कुछ भी पका सकता है। मतलब आया था ना कि कुएं में भी रोटी पका सकता है खानदानी नानबाई, तो यो इस बात का दावा करते थे। अगला प्रश्न है, मियाँ किस बात से भड़क उठे, ठीक है। जब लेखिका ने पूछा बादशाह का नाम, कि आपके पूर्वज किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, मियाँ ने बताया कि उनके पूर्वज बादशाह के नानबाई थे, तो लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा, इस बात पर वे भड़क उठे। मियाँ लेखिका की बात से क्यों खींच गए, ठीक है, क्योंकि लेखिका जानना चाहती थी कि उनके पूर्वज दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। मियाँ ने इसका जवाब नहीं था उनके पास, लेखिका के बार बार पूछने पर उनको क्रोध आ गया। यह प्रश्न आपको करना, मियाँ किस बात पर, मियाँ नसीरुद्दीन किस बात पर भड़क उठे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लेखिका ने बादशाह का नाम क्यों पूछा, क्योंकि लेखिका जो है वह जानना चाहती थी कि उसके समय से मियाँ के व्यवसाय और काल का पता चल सके, मियाँ के कथन की पुष्टि हो सके। यानी मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे थे कि उनके पूर्वज खानदानी नानबाई है, बादशाह सलामत के काम कर सकते थे, करते थे, तो वो काल जानना चाह रही थी। क्योंकि जो जो साहित्यकार होता है ना और जो पत्रकार होता है वो बात की तह तक जाता है ना, उसकी पूरी खोजबीन करता है। तो लेखिका जानना चाहती थी वह समय, मियाँ जो नसीरुद्दीन कह रहे थे कि उनके पूर्वज यहाँ काम करते थे, तो उसके कालक्रम का मिलान करना चाहती थी, इसलिए उसने बादशाह का नाम पूछा। चलिए आगे देखते हैं।
अगला जो है तुर्की क्या होता है, उसकी विशेषता बताइए। देखिए शब्द कितना अलग है, आप सोचेंगे कहाँ से आ गया। ये पाठ के अंदर है। तुर्की जो है एक रोटी है, पाठ परिचय में भी मैंने बताया था। तुर्की एक विशेष प्रकार की रोटी होती है, जो उसकी विशेषता क्या है, जो पापड़ से भी अधिक पतली महीन होती है। फिर कहा था ना मियां नसीरुद्दीन ने कि अब तो तंदूरी रोटी का जमाना आ गया है। मियां के आगे क्या कौंध गया, तो पुराने जमाने की यादें, बताया था पाठ परिचय में। मियां को अपने पुराने जमाने की याद आने लगी जब लोग उनकी दुकान पर तरह तरह की रोटियां लेने आते थे। तो उन्होंने कहा ना कि पहले कला की कद्र होती थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे हमारी प्राचीन कलाएं विलुप्त होती जा रही है, आज वो कद्रदान नहीं रहे। उतर गए वे जमाना से क्या अभिप्राय है, अभी बताया वही चीज है कि पहले जमाने में लोग कलाकारों की कद्र करते थे, वे पकाने वालों की मेहनत, कलाकारी, योग्यता आदि का मान सम्मान करते थे। अब जमाना बदल चुका है, अब किसी के पास समय नहीं है, हर व्यक्ति केवल पेट भरने का काम करता है, उसे स्वाद की कोई परवाह नहीं है। ये बात एक तरीके से सच भी है कि आज जमाना इतना बदल चुका है कि लोग जो है वो कला की कद्र नहीं करते, सिर्फ पैसों के बल पर सिर्फ खरीदना और बेचना एक व्यवसाय मात्र जानते हैं। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है। आप देखो आज भी गाँव में आप देखना कि एक हलवाई उनका फिक्स होता है, जब शादी समारोह होता है तो वही हलवाई आके उनके यहाँ पर सारा काम करता है। लेकिन शहरों में पहले मोल भाव करेंगे, शहरों की बात नहीं है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रही हूँ। गाँव में भी शहरों में भी आजकल जमाना धीरे धीरे बदल रहा है कि कोई भी काम होता है ना, उसको 10 जगह मोल भाव किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस चीज को खरीदते हैं। आजकल वो सम्मान कलाकारों का वो सम्मान नहीं रहा है, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है बच्चों। ठीक है, आप गांव में देखिए आज भी जो निमंत्रण देने का काम करता है, नाई का जो काम होता है वह करता है, वह उनके घर का होता है, उसको शादी में विशेष कपड़े भी दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, उसका सम्मान होता है। और वही क्या करता है कि शादी है इसका निमंत्रण देने जाता है। लेकिन आज धीरे धीरे आप शहरों में देखिए कोई ऐसे निमंत्रण देने नहीं जाता, फोन के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक और आपका जो कार्ड है उसके माध्यम से सूचना पहुंच जाती है। तो बिल्कुल समय बदल रहा है। चले हम आगे की ओर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब देखिए अब हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आरबीएससी बोर्ड के लिए ध्यान से सुनिए बच्चों, आरबीएससी बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। अब आपने इस चीज का अंतर देखा है, सीबीएसई बोर्ड में एक एक लाइन के प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां गद्यांश दिया हुआ आता है लेकिन आपको नहीं दिया हुआ आएगा, आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा हो गया अपने आप। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे नानबाई हुनर में माहिर है, उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती है, 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा है यही रोटियां बनाने का। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत यानी सेवा किया करते थे, रोटियां बनाया करते थे। मियाँ रोटियां बनाने को कला मानते हैं, स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है, इसलिए मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। ओके, चले बच्चों आगे की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये भी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई, आपको अब तक पता चल चुका होगा। उन्होंने जब सुना वहां पर कि रोटी बनाने की कला में पारंगत है खानदानी नान भैया आस पड़ोस से, तो वो रोटी बनाने की कारीगरी को जानने तथा उसे लोगों को बता सके, इसलिए वो मियां नसीरुद्दीन से प्रश्न करने गई थी कि मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, उन्होंने कारीगरी का रहस्य जानना चाहती थी, इसलिए उसने मियां से अनेक प्रश्न पूछे। कहने का मतलब है कि जब उन्होंने सुना कि मियां नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं, तो उनके पास गई कि इतना बड़ी प्रकार ये जो कला है ये आपने कहाँ से सीखी, इसका रहस्य क्या है, ताकि वह भी लोगों को बता सके कि इस प्रकार से 56 प्रकार की रोटियां बनाई जा सकती है। आ गया समझ में बच्चों। चलो आगे देख अगला प्रश्न। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी, तो क्योंकि उनके पास ऐसा किसी बादशाह का नाम ही नहीं था, ये हम जान चुके हैं ना पहले ही। मियां नसीरुद्दीन अपनी कला में माहिर व सुप्रसिद्ध नानबाई थे, वे स्वभाव से बड़े बातूनी थे, देखे था ना, और खुद की तारीफ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा करने वाले थे। बातचीत के दौरान उन्होंने लेखिका को बताया कि 3 पीढ़ियों से वे लेखक लेखक नहीं है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ क्या आएगा, लेखिका आएगा। ठीक है, लेखिका आएगा।
3 पीढ़ियों से वे खानदानी नानबाई हैं। उनके दादा और वालिद महरूम बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान बनाया करते थे कि बादशाह उनकी तारीफ करते थे। इस पर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो नाराज होकर बोले, क्या कीजिएगा, कोई चिट्ठी पत्री भेजनी है। ये कहकर वो उखड़ गए, क्योंकि बादशाह के विषय में वो झूठ कह रहे थे और उनको खुद को नाम पता नहीं था, इसलिए वो बेरुखी से बात करने लगे और उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। जब तक वो अपनी कला के बारे में बता रहे थे, लेखिका पूछ रही थी, उनको बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उनकी जो रुचि थी इसमें खत्म हो गई थी, क्योंकि उनको किसी बादशाह का नाम पता नहीं था। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स आगे की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। मजमून का मतलब होता प्रसंग ने छेड़ना। जब लेखिका ने वो बादशाह का नाम पूछा तो उनके चेहरे पर दबे हुए अंधड़, मतलब आंधी तूफान आती है तो पहले हमको एहसास हो जाता है, तो उनके चेहरे का हाव भाव देखकर लेखिका को पता चल गया था कि मियां नसीरुद्दीन से कुछ भी पूछेंगे तो वो भड़क उठ सकते हैं तूफान की तरह। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रसंग को ना छेड़ें, यानी आगे के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल से फिर नहीं पूछा। उनके चेहरे से पता चल गया कि वार्तालाप ना करे तो अच्छा है। तो देखिए लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वे चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए। जब उन्होंने नाम नहीं बताया तो लेखिका ने ऐसे ही एक तीर मारा चलते हुए कि बहादुर शाह जफर के यहाँ काम करते थे क्या, क्योंकि वो अंतिम मुगल सम्राट थे, आपको पता है। तो उन्होंने कहा हाँ आपको क्या करना है, आप तो यही नाम लिख लो। आपको कौन सी बादशाह के नाम से चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, बोर हो गए थे, मतलब उनको इनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मियाँ को चिढ़ते हुए देखकर वह चुप हो गई। उसने पूछा कि कारीगर लोग अपनी आपकी शागिर्दी करते हैं, मतलब शागिर्दी करने का मतलब होता है जिसके चारों ओर घूमना फिरना चक्कर काटना, यानी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। यानी आप मेरे जो कारीगर यहाँ काम करते हैं मैं उनको मजदूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा तो उसने सोचा कि आगे चर्चा ना करूं तो उचित रहेगा। ओके बच्चों, तो उन्होंने आगे के प्रश्न फिर वह मजमून वह प्रसंग नहीं छेड़ा, क्योंकि उनको पता था कि अब मियाँ नसीरुद्दीन उत्तर नहीं देना चाहते हैं, वो वार्तालाप करने के पक्ष में नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है पाठ में मियां नसीरुद्दीन का कैसा शब्द चित्र, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन, हमने कहा था ना ये शब्द चित्र है। शब्द चित्र मतलब शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना। ठीक है, तो कैसा शब्द चित्र खींचा है लेखिका ने, देखिए जब लेखिका वहां जाती है तो वह कैसे देखती है मियां नसीरुद्दीन को, वो यहाँ पर बताया है। लेखिका ने कहा मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। क्या कहा था लेखिका ने, पाठ में देखना, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे, मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा। ठीक है, यानी बहुत ही मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, यानी बुजुर्ग अवस्था में थे, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। मस्तक पर, उनके मस्तक पर जो हम कहते हैं ना यहाँ पर हमारे ललाट पर जो रेखाएं होती है, वो उनकी कारीगरी के तेवर, वो साफ पता चल रहा था कि उनको अपनी कला में बड़ी महारत हासिल है, उनको बहुत ही अनुभव है। ऐसा शब्द चित्र लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन का खींचा था। ओके बच्चों, चलो आगे चले हम। अगला प्रश्न है मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छा लगी। देखो बच्चों, आजकल हमारी जो नई शिक्षा नीति 2021 में आ रही है उसमें भी कहा है कि बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जो मौलिक प्रश्न होते हैं ना, जो आपको अपनी सोच के आधार पर लिखने होते हैं, वो प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपका क्या विचार है इस कथन पर। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मियां नसीरुद्दीन की आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, ये उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा। तो हमको क्या अच्छा लग सकता है कि उनको उनका अपने हुनर में, अपना जो उनका कार्य था उसमें माहिर थे, ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है उनके अंदर, ये चीज वाकई में बहुत अच्छी है कि वो रोटी बनाने की कला में वाकई में उनका ये हुनर था, वो पारंगत थे रोटी बनाने की कला में। आज जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आज लोग अपने परंपरागत पेशे को तो छोड़ ही रहे हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी कला को जीवित रखा, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज आपको पता है कि प्राचीन कलाओं के संरक्षण के लिए हमारी सरकार जो है संगठन बनाती है, उनका संरक्षण करती है। तो ऐसे में जब सारी कलाएं लुप्त हो रही है तो उनकी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी कला को जीवित रखा। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि सीख और शिक्षा का क्या,
काम तो करने से आता है। यानी काम जो होता है अभ्यास से आता है, सिर्फ सीख देने से नहीं आता है। कर्म करने में विश्वास रखना एक बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये उनकी जो ये चीज बात थी हमको बहुत ही अच्छी लगी। वो बुजुर्ग होकर भी कितना व्यस्त रहते थे, कितना काम करते थे, ये सारी बातें हमें उनकी बहुत अच्छी लगी। बाकी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं कि आपको उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। अगला प्रश्न देखिए आया था ना वहां पर पाठ के लास्ट में, पाठ परिचय में, तालीम की तालीम बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार तालीम के स्थान पर कोई दूसरा शब्द रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले तालीम का अर्थ है शिक्षा, मैंने कहा था ना, और दूसरा प्रशिक्षण, इस शिक्षा को प्राप्त करने का तरीका है ना। पहला तालीम शिक्षा और दूसरा शिक्षा को प्राप्त करने का तरीका, यानी उसको किस प्रकार से सीख रहे हैं, उसका प्रशिक्षण कैसे ले रहे हैं। तो दूसरे तालीम के स्थान पर हम पालन करना या आचरण करना भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो शिक्षा पाई है उसका पालन करना अधिक जरूरी है, उसको हमें अपने जीवन में उपयोग लाना अत्यंत आवश्यक है। ओके बच्चों, चलें हम अगले प्रश्न की ओर। मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के थे जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए मैंने कहा था मौलिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जरूरी नहीं है ये उत्तर दें, आपके जो विचार है आप वह दे सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, आज के परिवेश में अनेक हुनरमंद लोग अपने संतान को उसी कला को व्यवसाय बनाने की सलाह नहीं देते हैं, या संतान स्वयं भी ऐसा नहीं चाहती है। इसका मुख्य कारण है कि खानदानी व्यवसाय में धन लाभ के अवसर अपेक्षाकृत कम होते हैं। दूसरा कारण यह भी, आजकल खानदानी हुनर के प्रशंसक नहीं रहे। कहा था ना मियां नसीरुद्दीन ने, आज वो कद्रदान नहीं रहे, क्योंकि आधुनिकता में व्यवसाय लोगों के लिए कोई भी काम कला नहीं व्यवसाय हो चुका है, इसलिए उसकी कद्र नहीं करते, दूसरे लोग भी नहीं करते। आधुनिकता और भौतिकतावादी जो युग हो गया है उसमें कला और कलाकारों को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ रहे हैं। आपको बताइए कि कई बार अखबार में आता है, जैसे वो यूपी का आया था एक बार, कि जो मोजड़ी जो जूतियां बनती है वहां की, इतनी प्रसिद्ध होती है वो जूतियां, इतनी सुंदर बनती है वो जूतियां, लेकिन जो जूती बना रहे हैं, जो परंपरागत व्यवसाय को चला रहे हैं, उनकी दुर्दशा बताई थी कि जो लोग दूसरों के लिए इतनी सुंदर जूतियां बनाते हैं, आज उनकी खुद के खाने के लालच बढ़ रहे हैं। जो दूसरों के पैरों में जिनकी जूतियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहनते हैं, आज उनके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो देखिए आप कला का किस प्रकार से सम्मान हो रहा है। कला का कोई सम्मान नहीं है, लोगों को सस्ती चीजें मिलने लग गई है, इसलिए वो इन महंगी चीजों को, अच्छी चीजों को छोड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी जो क्लास है बच्चों वह समाप्ति की हो रहे हैं। एक जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो क्या है, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। ये मियाँ नसीरुद्दीन ने कृष्णा सोबती से कहा था। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला व पढ़ने वाला दोनों निठल्ले हैं। उनका यह दृष्टिकोण गलत है, वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। आपका अपना विचार है कि क्या हो सकता है ये कथन ठीक है? पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है, नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। देखो स्टूडेंट्स, जो मियां नसीरुद्दीन का एक कथन है, मैं तो इसको 50-50 मानती हूँ। 50-50%, ना तो ये पूरा सही है ना पूरा गलत है। आज देखिए अखबार जो है लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। वाकई में वो बहुत सारी चीजों को सामने लाते हैं, नए तथ्य, नए आविष्कार, ये सारी चीजें, लोगों का शोषण खत्म होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज मीडिया का व्यवसायीकरण हो चुका है। हम पढ़ चुके हैं ना जनसंचार माध्यम में, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आज टीआरपी बटोरना मीडिया का उद्देश्य रह गया है। तो ऐसे में मीडिया क्या बन गई है, वाकई में खोजियों की खुराफात बन गई है, कि ऐसी सनसनीखेज खबरों को बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि जिनसे वाकई में शांति भंग होती है। आप बताइए, पिछले 15 दिन इनके पास एक ही मेटर था, रिया चक्रवर्ती, फिर 15 दिन इनके पास एक ही मेटर है, कौन? आप जानते हैं अभी क्या चल रहा है, कंगना रनौत वर्सेज महाराष्ट्र सरकार। देखिए इतना बड़ा चढ़ाकर, उसने चप्पल फेंक दी उसको भी पूरे दिन दिखाएंगे, उसने एक शब्द गलत बोल दिया उसको पूरे दिन दिखाएंगे। क्या 135 करोड़ के देश में और कोई खबर नहीं है इनके पास? लेकिन पूरे दिन क्या चलाते रहते हैं ये। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो मियां नसीरुद्दीन का कथन कतई गलत नहीं है। ओके बच्चों, तो आप संपूर्ण पाठ के बारे में जान चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बता चुकी हूँ जो आपको करने हैं। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर बताएं। आप मुंशी प्रेमचंद वाले पाठ के तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे या फिर इस नए तरीके से, अपने कमेंट्स जरूर करें। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। प्रतिदिन समय पर क्लास अटेंड करें। कल हम नवीन विषय वस्तु के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। आप
घरों में रहे, सुरक्षित रहें, खुश रहें और अध्ययन करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर सूचना, हर नोटिफिकेशन, क्लास के बारे में कोई भी जानकारी हो वो आप तक पहुंच सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।